हाय पीपल, स्वागत है आपका इस चैनल के एक नए वीडियो में। और आज हमारे साथ है श्रेयांश चोपड़ा। श्रेयांश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने अपना सीए कंप्लीट करने के बाद फॉरेंसिक वर्ल्ड में अपना करियर बनाया। तो श्रेयांश, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल। Thank you for inviting me on your channel, Mr. Dumal. तो श्रेयांश, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि सीए करने के बाद हाउ यू मेड योर करियर इन फॉरेंसिक। कैसे पता चला कि यार अब तो फॉरेंसिक करना है? सो एक्चुअली जब मैं आर्टिकलशिप करा था तो मैंने मिड साइज सी फर्म से अपना आर्टिकलशिप किया। तो वहाँ पे ऐसे रहता था, क्लाइंट पे अकेले आपको भेज देते थे, साथ में कोई सीनियर नहीं होता था, जूनियर नहीं होता था। तो पूरा खुद को ही चेक करना होता था, वाउचिंग, वेरिफिकेशन और सारी चीजें। एंड देन बॉस आते थे और वो रिव्यू करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि एक आपको मैदान दे दिया जाता था और वहाँ पे आपको दौड़ना है, जितना आप दौड़ सकते हो, जितना आप अकाउंटेबिलिटी लेके, जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके फ्रीडम के साथ। मीन्स वहाँ पे माइंड डेवलप होता है, वहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है कि यार आपका किस में इंटरेस्ट है, आपको क्या करना है। तो वहाँ पे मैं जो भी ऑडिट करता था इन डेप्थ चला जाता था। वहाँ पे भी मैं जो जैसे कि वाउचिंग कर रहा हूँ, किसी के ऊपर डाउट गया तो वहाँ पे गूगल सर्च वगैरह करता था। तो ये सारी चीजें इन डेप्थ जाने की मेरी पहले से थी कि यार मेरे को उसमें बहुत मजा आता था, इन डेप्थ जाके कुछ चीजें फाइंड आउट करना। तो जब मैं सीए का रिजल्ट आ रहा था फाइनल का, उससे पहले 2 दिन पहले WIRC, एक अपना ICI का ब्रांच है मुंबई के अंदर, उन्होंने एक सेमिनार अरेंज किया था फॉरेंसिक के ऊपर। Okay. तो मैंने वो अटेंड किया। तो वो अटेंड करने के बाद पता चला यार डेफिनेटली मेरे को ये चीज करनी है और ये मेरा कप ऑफ टी है। मेरे को इससे पहले पता नहीं था कि इसको फॉरेंसिक बोलते हैं। ये Okay. बात है करीब 2017 की। उस टाइम फॉरेंसिक की इतनी अवेयरनेस नहीं थी स्टूडेंट के बीच में। पर मेरे को पता चल गया कि ये मेरा कप ऑफ टी है और मेरे को इसके लिए ट्राई करना चाहिए। तो जब मैं 2 दिन बाद रिजल्ट आया, मैं सीए बन गया। तो मैंने उसके लिए बहुत ट्राई किया। एक्चुअली आई एम एवरेज स्टूडेंट। मैं AIR वाला स्टूडेंट नहीं हूँ या फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हुआ वो स्टूडेंट नहीं हूँ। तो क्या होता है, बिग फोर वगैरह में वो प्रेफरेंस देते हैं जो AIR है या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर है। मेरे थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सीए क्लियर हुआ था। Okay. तो काफी मैंने मीन्स स्ट्रगल किया, फिर भी मेरे को फॉरेंसिक में चांस नहीं मिला। मैंने डिसाइड तो कर लिया कि बॉस करना तो मेरे को लाइफ में फॉरेंसिक है कैसे भी। तो मैंने कंसिस्टेंट रहा और मैं पेशेंट, मीन्स मैंने पेशेंस रखा उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो मैं किसी दूसरे फील्ड में चले जाऊँ, स्टेचुटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। रिसर्च करने पे पता चला कि यार टॉप जो मिड साइज इंडियन सी फर्म होती है वो भी फॉरेंसिक करती है। कोर फॉरेंसिक नहीं करती है, बट उनके पास महीने में 2 महीने में एक असाइनमेंट आ जाता है। तो मैंने कहा एटलीस्ट अपना प्रोफाइल तो डेवलप करें। तो True. ऐसे ही मैंने एक मिड साइज सी फर्म को अप्रोच किया। वो मिड साइज नहीं है बट हाँ बहुत बड़ी सी फर्म है, 100 ईयर ओल्ड पुरानी सी फर्म है। तो वहाँ पे साल के करीब 4-5 फॉरेंसिक के असाइनमेंट आते थे। तो मैंने वो फॉरेंसिक असाइनमेंट करने के लिए वो फर्म ज्वाइन की। वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ वर्क इंटरनल ऑडिट का रहता था, बट फॉरेंसिक के भी असाइनमेंट थे। तो वहाँ पे मैंने एक तो फॉरेंसिक के असाइनमेंट किए, उसके वहाँ मैंने ज्वाइन किया और मैंने 2-3 केस किए एक साल के अंदर। और उसके बाद बिग सिक्स से मेरे को कोर फॉरेंसिक ज्वाइन करने के लिए ऑफर आ गया और इंटरव्यू वगैरह अच्छा गया। एंड देन मेरे को जो कोर फॉरेंसिक करना था उसमें मेरे को एंट्री मिली। मीन्स मैसेज यही है कि यार जो भी आपको करना है आपको पता होना चाहिए एंड उसके लिए आप डिटरमाइन होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड आपके पास पेशेंस होना चाहिए। True. यू मीन्स आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए, वो चीज आपको डेफिनेटली मिलेगी। देर हो सकती है बट मिलेगी डेफिनेटली। Yeah. और इवन चांस आपकी जर्नी से सीखने को मिलता है। अगर आपको उस इंडस्ट्री का बेस्ट नहीं मिल रहा है, स्टिल आप एक छोटे फॉर्म से स्टार्ट करके चीज़ें सीख सकते हो जो आपको वहां तक ले जाएगा। एग्री। या तो श्रेयांश, मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को हमारे ये बताओ कि फॉरेंसिक मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। फॉरेंसिक वर्ल्ड में काम क्या होता है? ये फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है? सो फॉरेंसिक ऑडिट ऐसा नहीं कि अभी से स्टार्ट हुई है। या अगर आप महाभारत पढ़ोगे ना तो वहां पे भी चाणक्य ने बहुत सारे मीन्स वे बताए हैं फ्रॉड करने के, फ्रॉड ढूंढने के। तो इंसिडेंट टाइम से फॉरेंसिक चला आ रहा है। और जब आपने शैर्लक होम्स वगैरह, ये तो अभी मीन्स 90s में वगैरह स्टार्ट हुए हैं। अगर आप देखोगे ना अकबर बीरबल वगैरह, वहां पे भी फॉरेंसिक माइंडसेट होता था। तो मीन्स इंसिडेंट टाइम से फॉरेंसिक चला रहा है, इन्वेस्टिगेशन चला रहा है। एक्चुअली it is different from statutory audit, internal audit.
कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, ट्रेडिशनल चीजें होती है, वहां पे कुछ चेक्स होते हैं, कुछ टास्क होते हैं, वो प्री डिफाइंड टास्क आपको करने होते हैं। जबकि फॉरेंसिक में ऐसा नहीं है, ईच एंड एवरी केस इज डिफरेंट, आपको उस हिसाब से टैकल करना होता है, उस हिसाब से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, इन डेप्थ जाना होता है आपको, और फाइंड आउट करना होता है एविडेंस। जो एविडेंस मिलता है उसको ही फॉरेंसिस बोलते हैं लैटिन वर्ड में, और वहीं से वर्ड डिराइव हुआ है फॉरेंसिक। तो फॉरेंसिक में आपको फैक्ट फाइंडिंग करनी होती है और आपको एविडेंस फाइंड आउट करने होते हैं, और वो एविडेंस कोर्ट के सामने और डिसीजन मेकर के सामने आपको रखने होते हैं। बेस्ड ऑन दैट फैक्ट फाइंडिंग एविडेंस वो डिसीजन लेते हैं कि जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी कल्प्रिट है वो इनोसेंट है या फिर फ्रॉडस्टर है। तो फॉरेंसिक में बेसिकली ये होता है। तो श्रेयांश, आपने बिग सिक्स में भी काम किया और काफ़ी फर्म्स में फॉरेंसिक का काम किया है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ एक्सपीरियंसेस बताओ, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, डे टू डे लाइफ फॉरेंसिक में कैसा होता है, आपने किस टाइप के चैलेंजेस फेस किए? तो एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर, एज अ इन्वेस्टिगेटर, देर में बी टू काइंड ऑफ लाइफ। अगर आप विसल ब्लो लेटर या फिर इंडस्ट्री के अंदर हो तो आपकी लाइफ थोड़ी चिल रहती है। बट अगर आप कंसल्टिंग में हो और आप हाई प्रोफाइल केसेस डील कर रहे हो जिसमें मींस मीडिया का अटेंशन है, यूज पब्लिक इंटरेस्ट है, तो वहां पे जो फॉरेंसिक ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग होती है। सो मैं बता रहा हूँ कि मैंने जैसे बिग सिक्स में एक असाइनमेंट पे काम किया था जो कि 1 साल चला था। तो वहां पे हमारी लाइफ कैसी थी कि यार हम 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे, इवन जो मीन्स हॉलीडेज होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, उस पर भी हम काम कर रहे थे। सैटरडे संडे, वोटिंग डे है उस दिन भी काम कर रहे हैं हम, दिवाली उस दिन भी काम कर रहे हैं, होली के दिन भी काम कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल है क्या है कुछ पता नहीं। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं पर्सनल साइड से, बट जरूरी भी होता है क्योंकि यूज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। आपका पीएमओ के साथ डीलिंग चल रहा होता है, रेगुलेटर्स का आपके ऊपर नजरें होती हैं, मीडिया का अटेंशन होता है आपके ऊपर, तो वो जरूरी भी होता है। और फॉरेंसिक में क्या होता है, कनेक्टिंग ऑफ डॉट, जितना आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे ना उतनी ज्यादा डॉट मिलेंगे और उन डॉट को आप मीन्स कनेक्ट कर पाओगे। तो वो जरूरी भी होता है कहीं कहीं, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को याद है कि कहीं कहीं असाइनमेंट पे हम क्लाइंट प्लेस पे ही सोफे पे सो जाते थे, नहाते भी नहीं थे, वापस अगेन काम करते थे, 4-5 घंटे सो लिए, थक गए तब सो लिए। तो ऐसी नहीं चैलेंजिंग लाइफ रहती है जब आप यूज पब्लिक इंटरेस्ट वाले केसेस में डीलिंग करते हो। और मीन्स इवन 2 साल में मैंने 4 साल जितना काम कर लिया बिग सिक्स के अंदर। तो मीन्स इतना वर्किंग आवर रहता है। और यार स्टार्टिंग फेज था करियर का, बैचलर है, तो मीन्स वो मोटिवेशन भी आता है कि हाँ यार कर लेते हैं, क्योंकि इससे एक्सीलेंसी मिलती है और यार आपको एक्सपोजर मिल रहा है, ऐसा एक्सपोजर जो कि पूरा इन्वेस्टिगेटर की लाइफ में उनको मिल जाए तो भी वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं जो स्कैम पे काम कर रहा था ना वो इंडिया के टॉप स्कैम के अंदर आया हुआ था। और एज ए इनिशियल, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, आई वॉज फ्रेशर, मीन्स 1 साल का एक्सपीरियंस था, 2 साल का एक्सपीरियंस था, और उस असाइनमेंट पे आपको काम करने का चांस मिला है, दैट वाज बिग थिंग। मीन्स वो बहुत डेडली होता है, बहुत रेयरेस्ट होता है कि एक तो आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, आप इतने बड़े स्कैम पे काम कर रहे हो, जो कि 10 साल में एक बार ऐसा स्कैम होता है। तो इस हिसाब से मैं थैंकफुल एंड ग्रेटफुल था टुवर्ड्स माय बॉस, माय टीम, एंड जो भी मेरे सराउंडिंग वाले लोग हैं, एंड टुवर्ड्स गॉड्स, यस, कि मेरे को इतने इनिशियल स्टेज पे मेरे को इतने अच्छे असाइनमेंट पे काम करने का मौका मिला और एक्सपोजर मिला। और ऐसा नहीं था कि आप ही कर रहे हो, जो आपके बॉस थे वो तो मैरिड भी थे, वो भी दिन रात बैठ के आपके साथ काम कर रहे थे फील्ड पे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो एक चीज होती है एग्जाम्पल सेट करने की, वो वहां से भी आता है कि आपके बॉस काम कर रहे हैं तो यार आपको डबल एनर्जी से काम करना है। आप यंग हो, आप बैचलर हो, तो वो जो बॉस का मीन्स एक्टिव एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट करने का जो रोल था ना वो उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया। तो उनसे हमको मोटिवेशन आता है कि यार ये मैरिड पर्सन है, ये इतना क्रेजी होके काम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं, हम तो बैचलर है। मीन्स उनका पैशन लेवल और उनका क्रेजीनेस बहुत अलग था। तो उनसे भी हमको इंस्पिरेशन मिला। और मीन्स कि आई एम थैंकफुल कि यार जो भी मेरे प्रिंसिपल सीए थे, आनंद राज जैन, और जो मीन्स बिग सिक्स में मैंने जिनके साथ काम किया, मिस्टर ऋषभ भट्ट, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है और मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ।
श्रेयांश, मेरे को एक डाउट है। जैसे हम जब ऑडिट करते हैं तो आप क्लाइंट के पास जाते हो तो हमारा अप्रोच काफ़ी डिफरेंट होता है। हमारा अप्रोच ये होता है कि हमें उन गलतियों को फाइंड आउट करना है जो क्लाइंट ने गलतियों से कर दिया, मतलब जानबूझ के नहीं किया। तो मैं जानना चाहूंगा कि फॉरेंसिक में क्लाइंट के प्रति एक फॉरेंसिक ऑडिटर का अप्रोच क्या होता है, आप किस तरीके से काम करते हो? देखो एक्चुअली क्या होता है, जब स्टैट्यूटरी ऑडिट या इंटरनल ऑडिट करते हैं तो इन पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, क्लाइंट एंड मींस जो ऑडिटर है वो मींस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। फॉरेंसिक ऑडिट में क्या होता है कि क्लाइंट और जो फॉरेंसिक ऑडिटर होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। हमको अपॉइंट करते हैं रेगुलेटर्स, या रेगुलेटर्स मोस्टली अपॉइंट करते हैं, तो हम रेगुलेटर्स के साथ डीलिंग करते हैं। तो हम जिसका भी फॉरेंसिक करना होता है उसका पूरा मींस डोमेन सर्च करते हैं, फिनेंशियल एनालिसिस करते हैं। बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग हम कुछ रिक्वायरमेंट रेगुलेटर्स से मांगते हैं, रेगुलेटर्स क्लाइंट्स से या फिर उनके पास जो भी डेटा होता है वो करके हमको वो डेटा देते हैं। देन हम वो डेटा एनालिसिस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करते हैं, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो वो हम मांगते हैं। देन हमारे पास डेटा रहता है, जो भी कल्प्रिट है, जो की मैनेजरियल पर्सन है, आई एम टॉकिंग अबाउट जहाँ पे मींस मैनेजमेंट फ्रॉड होता है, तो उसमें वो अप्रोच रहती है। तो उनका डेटा होता है, उस मींस डेटा को हम सर्च करते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक करते हैं, ईमेल रिव्यू करके वैसे कन्वर्सेशन फाइंड आउट करते हैं कि बॉस से ऐसा कुछ फिशी हुआ है या कुछ मॉडिफाइड इंटेंसिटी के साथ कुछ हुआ है। फिनेंशियल एनालिसिस में हम फाइंड आउट करते हैं कि स्नैपिंग ऑफ मनी कहाँ हुई है, डाइवर्जन ऑफ फंड कहाँ हुआ है, टू फाइंड सेल कंपनी की, यार बैंक से लोन लेके कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में किया है वो सेल कंपनी है या एक्टिव कंपनी है। तो ये सारे प्रोसीजर रहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर। फॉरेंसिक ऑडिट जो नॉर्मल ऑडिट होती है उसमें आप क्या करते हो, पीरियोडिक ऑडिट करते हो, या तो क्वार्टरली या ईयरली। फॉरेंसिक ऑडिट में हम पूरे लाइफ टाइम की ऑडिट करते हैं। रिव्यू पीरियड होता है नो डाउट, कहीं 2 साल होता है, कहीं 10 साल होता है, बट हम पीछे स्टार्टिंग सिंस इंसेप्शन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पूरा चेक करते हैं, क्योंकि वहां से भी कुछ हमको रेड फ्लैग मिलता है, कुछ मींस ट्रेंड मिलता है, कुछ पता चलता है कि यार मींस इंटेंशन क्या था कंपनी स्टार्ट करने के पीछे। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में उनके इंटेंशन सही थे, बट आफ्टर 2008 में जो क्राइसिस हुआ उसके बाद हो सकता है कि उनकी इंटेंसिटी बदल गई हो। तो ये सारे मींस हिस्ट्री पढ़ना कंपनी का, उसके बारे में इन डेप्थ रिसर्च करना, उससे भी काफी सारे हमको रेड फ्लैग मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होती है। सो मैं बोलूंगा कि मीन्स ये बहुत ही डिफरेंट है जो ट्रेडिशनली हम स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट करते हैं उससे। श्रेयांश, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में काफ़ी स्कैम्स देखे हैं, इवन कुछ दिन पहले हमने वायर कार्ड का स्कैम सुना था, तो आप क्या सोचते हो कि आने वाले टाइम पे फॉरेंसिक का इम्पोर्टेंस और कितना ज़्यादा बढ़ सकता है? अगर मैं आपको बोलूं कि पहले इन 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरबीआई कैम विथ रेड फ्लैग अकाउंटिंग, क्योंकि इंडिया में जिस हिसाब से स्कैम बढ़ रहे हैं आरबीआई भी अवेयर हो रहा है। आरबीआई रेड फ्लैग अकाउंटिंग के नाम से अर्ली वार्निंग सिग्नल किया, बेस्ड ऑन एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। अगर कुछ फिशी होता है तो उनकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है तो वो फ्लैग कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ तो फिशी है, तो उनका फॉरेंसिक होता है। और अगर आप देख रहे होंगे जैसा एक्चुअली पहले क्या था, पहले सारे बिजनेस होते थे ना अनस्ट्रक्चर्ड होते थे, अनऑर्गेनाइज होते थे। तो वहाँ पे और आप देखोगे ना अनस्ट्रक्चर अनऑर्गेनाइज बिजनेस में जो भी लोन लेते हैं या जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव के साथ होते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन वाइज आप बिजनेस करने जाते हैं और स्ट्रक्चरिंग होता है वहां पे, तो वहां पे आप इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं लोन लेने के लिए वगैरह, और वहां पे बहुत सारे मींस फ्रॉड होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जैसा आप देख रहे हो पिछले कई टाइम से अभी फ्रॉड इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे फ्रॉड इंक्रीज हो रहे हैं और फॉरेंसिक इज न्यू बॉर्न बेबी इन इंडिया, आने वाले टाइम में उसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर आप यूएस से इंडिया का कंपेयर करोगे, वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम यूएसए, क्योंकि वहां तो अगर मैं अभी एसीएपी का डेटा रिलीज हुआ था, एसीएपी के डेटा जो रिलीज हुआ उसकी बात करूं, पिछले 60 डेज के अंदर करीब 1000 सीएफई बने हैं, उसमें से 43% सीएफई यूएसए से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपना इंडिया है जहां पे 8% सीएफई बने हैं। तो आप देख सकते हो कि मींस वहां पे फॉरेंसिक ऑडिटर का काम इंटरनल ऑडिट में भी रहता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी रहता है, प्रिवेंटिव फॉरेंसिक की मींस आप फाइंड आउट करो
अगर कुछ वहां पे कुछ ग्रे एरिया वगैरह, इंडिया भी उस स्टेज में, इंडिया भी धीरे धीरे मीन्स अवेयर हो रहा है, रिस्क प्रोफेशनल भी प्रिवेंटिव फॉरेंसिक का काम कर रहे हैं। तो हाँ, मीन्स आने वाला टाइम बहुत अच्छा है फॉरेंसिक के लिए, क्योंकि अभी इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग, उनकी मीन्स डिमांड मेरे को पर्सनली लगता है कि घट जाएगी, बट फॉरेंसिक ऑडिटर की नहीं घटेगी, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है, वो ऑटोमेट नहीं हो सकता। ट्रू ट्रू। तो श्रेयांश, आपने फॉरेंसिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव। तो मोस्टली आप ये कहना चाहते हो कि इंडिया में अभी डिटेक्टिव फॉरेंसिक ज़्यादा हो रहा है, बट आने वाले समय में जैसे कंप्लायंसेस बढ़ेंगे, रेगुलेटर्स चाहेंगे कि हम प्रिवेंटिव फॉरेंसिक की तरफ भी जाएं। यस यस, डेफिनेटली। तो श्रेयांश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि अगर किसी को फॉरेंसिक वर्ल्ड में अपना करियर बनाना है, तो वो कौन से स्किल्स हैं जो एक पर्सन में आप रिकमेंड करो कि अगर आपके पास ये स्किल्स है तो आप फॉरेंसिक वर्ल्ड के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो? तो देखो, अगर आपको फॉरेंसिक करना है ना, तो आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार होता है कि बिजनेस डिसीजन गलत होता है, वहां पे इंटेंशन नहीं होता फ्रॉड करने का, बट वो जो मीन्स बिजनेस डिसीजन होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो एक तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, उसके बाद आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम असाइनमेंट करते हैं ना फॉरेंसिक, 90% एफर्ट्स देने के बाद कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, इवन 95% एफर्ट्स देने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, और जो 5% रेस्ट एफर्ट्स होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो पैशनेट होना बहुत जरूरी है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, कि आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप लास्ट मोमेंट तक, जब तक आप अपना 100% नहीं दो, तब तक आप वेट कर सकते हो। और आप पॉजिटिव होना चाहिए कि यार पॉजिटिव है कि यार 95% एफर्ट से कुछ नहीं मिला है, ठीक है, 5% में मिलेगा। ये बहुत बार होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत बार एफर्ट्स देने के बाद कुछ नहीं मिलता है, 19-20 का फर्क होता है। तो जो वो 20 वाला होता है ना, वो आपको देना, जब दे देते हो ना, तो आपको वो अच्छी फाइंडिंग मिलती है, और आपको अच्छे ऑब्जर्वेशन मिलता है, और आप पता कर पाते हो कि फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ है। तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके अलावा पेशेंस होना चाहिए, उसके बाद पैशनेट होने चाहिए आप। ऐसा नहीं है कि आप काम देख कर रहे हो और आप घड़ी देख रहे हो बार बार, यार कब 6 बनेंगी बजेंगे, कब 7 बजेंगे, आप घड़ी देखना ही नहीं है आपको। मीन्स इतना आप उस असाइनमेंट में घुस जाओ सोल से, कि आपको मीन्स उसके बारे में ही ख्याल आए कि यार प्रोडक्ट ने और क्या किया हो सकता है, इसके उसमें क्या हो सकता है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिले उसको मैं कनेक्ट करके क्या स्टोरी बन सकती है, क्या हाइपोथेसिस बन सकती है। तो वो भी जरूरी है, मीन्स आपका क्रिटिकल माइंड होना भी बहुत जरूरी है। तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, पैशनेट होने चाहिए आप, और क्रिटिकल माइंडसेट होना चाहिए। जो भी ओवरथिंक पर्सन करते हैं ना, ओवरथिंकिंग बैड मानी जाती है, बट इन फॉरेंसिक वर्ल्ड इट इज गुड। यार चैनलाइज कर रहे हो किसी बुरी चीज को अच्छी जगह पे, आप ओवरथिंक कर रहे हो, यार फ्रॉडस्टर ने और क्या क्या हो सकता है, इस वे से फ्रॉड क्या हो सकता है, उस वे से क्या हो सकता है, जितने भी प्रिमिटिव कॉम्बिनेशन होते हैं ना, आप उसके बारे में सोचते हो। तो दिस इज गुड थिंग इन फॉरेंसिक कि आप ओवर थिंकर हो, और आपकी मेमोरी भी बहुत साफ होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक का मतलब ही है कि डॉट्स आपको कनेक्ट करना है। तो आपको जितना भी आपने काम किया सारा आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि कुछ भी उससे रिलेटेड चीज मिले ना, तो आपका माइंड एक्टिव हो जाना चाहिए कि हाँ यार ये चीज इससे कनेक्टेड थी। तो मेमोरी बहुत ह्यूज रोल है फॉरेंसिक में। तो श्रेयांश, आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, ऐसे कुछ कोर्सेज या फिर कुछ रिसोर्सेज या फिर कोई सर्टिफिकेशन? जैसे आपने भी सर्टिफाइड फॉरेंसिक ऑडिटर का सर्टिफिकेशन किया है, तो वो कौन सा सर्टिफिकेशन, रिसोर्सेज या फिर स्किल कोर्सेज आप सजेस्ट करना चाहोगे अपने जूनियर्स को जिनको फॉरेंसिक वर्ल्ड में अपना करियर बनाना है? सो मेरे हिसाब से सीए डिग्री इटसेल्फ इन इज एन बिग स्किल सेट इन फॉरेंसिक, क्योंकि यार अपन सीए के अंदर ऑडिट पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं। लॉ का यूज फॉरेंसिक में आता है कि कौन से लॉ के अंदर कौन सा एविडेंस परफेक्ट हो सकता है, कौन सा एडमिजिबल है, नॉन एडमिजिबल है। अकाउंटिंग एस्पेक्ट से अपने को पता चलता है कि यार लेजर स्क्रूटनी कैसे कर सकते हैं, फिनेंशियल एनालिसिस कैसे कर सकता है, और ऑडिट से अपने को पता चलता है इंडिपेंडेंसी है नहीं है, और जो पर्टिकुलर ऑडिट की चीजें होती है, ऑब्जर्वेशन, वाउचिंग, वेरिफिकेशन। तो ये जितना भी अपन ने सीए में पढ़ा है बहुत हेल्पफुल है इन फॉरेंसिक। ठीक है, बट दिस इज द वर्ड कि यार कुछ आपके पास कोर्सेज हैं, कुछ सर्टिफिकेट हैं, तो लोग आपको ज्यादा मीन्स वैल्यू देते हैं। और काफी बार क्या होता है कि आप सीए करते हैं और
सीए हो नहीं पाती है। तो उसके लिए जो मीन्स सीए स्टूडेंट नहीं है या फिर सीए कोई रीजन होता है नहीं हो पाती है, अगर आप फॉरेंसिक में करियर बनाना चाहते हो तो आप एक तो एमबीए कर सकते हो फॉरेंसिक के अंदर। तो एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गांधीधाम में, गांधीनगर में और दिल्ली में, दो जगह है। और ये स्पेशल एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म की है, जहाँ पे सिर्फ फॉरेंसिक के कोर्स होते हैं। तो वो फॉरेंसिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके कोर्स ऑफर करते हैं, इन फॉरेंसिक एमबीए का कोर्स ऑफर करते हैं, 2 साल का होता है। तो वो आप कर सकते हैं, इट इज मीन्स गुड फॉर स्टार्टिंग योर करियर इन फॉरेंसिक। उसके अलावा अगर आप सीए स्टूडेंट नहीं हो और सीए कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो आप इंटरनेशनल ग्लोबली रिकॉग्नाइज सीएफई कर सकते हैं, जो कि एसीएफई कंडक्ट करता है, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एक्सपर्ट। वो है जो ये ऑर्गेनाइज करती है, यूएसए की मीन्स ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है ये। और अगर आप सीए बन गए हो और आपको फॉरेंसिक में कुछ कोर्स करना है, तो आप एफएफडी कर सकते हो, फॉरेंसिक अकाउंटिंग फ्रॉड डिटेक्शन। ये सिर्फ सीए मेंबर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो आप एसीएफई की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। उसके बाद उनकी एक बहुत ही बढ़िया बुक है, फ्रॉड एग्जामिनर मैनुअल, वो आप पढ़ सकते हो। फॉरेंसिक वर्ल्ड में वो बाइबल है, मीन्स आप वो 2000 पेजेस की बुक है, मीन्स वो पढ़ लिया ना आपने, मीन्स इतना अच्छा कंटेंट है, यू विल एंजॉय इट। अगर आप रियली फॉरेंसिक में पैशनेट हो तो वहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट, इंटरव्यू टेक्निक, बहुत सारी चीजें इंसाइटली उन्होंने बहुत डेप्थली कवर करके रखी है। उसके अलावा एसीएपी की साइट पे आप सर्च कर सकते हो, वो अपना नॉलेज बेस रिसोर्सेज अपडेट करते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सारी चीजें। उसके अलावा आप सुचिता दलाल को इंडिया में फॉलो कर सकते हो, उनका एक मन टाइप करके वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फॉरेंसिक से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। उसके अलावा मैं एक व्हाट्सएप पे ग्रुप चलाता हूँ और टेलीग्राम पे ग्रुप चलाता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं जो भी न्यूज होता है फ्रॉड वर्ल्ड की वो शेयर करता हूँ, सीएफई डिस्कशन कैफे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके ग्रुप का लिंक ज़रूर दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। सो श्रेयांश, नाउ कमिंग ऑन योर पर्सनल लाइफ अपार्ट फ्रॉम योर फॉरेंसिक प्रोफेशनल वर्ल्ड, आप आपको बचपन से रीडिंग का एक हैबिट था, तो मैं जानना चाहूँगा कि रीडिंग ने आपको फॉरेंसिक में कैसे हेल्प किया। जब मैं मीन्स क्लास थर्ड फोर्थ में था, तो मीन्स मेरे को रीडिंग की बहुत हैबिट थी, मीन्स और बेसिकली मेरे को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो जब मैं थर्ड क्लास में था, मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास की हिस्ट्री की बुक्स पहले से ही पढ़ लेता था, इतना इंटरेस्ट था मेरे अंदर। और मैं स्कूल टाइम में लाइब्रेरी, मीन्स जो लाइब्रेरी होते हैं उसके बॉयज को हेड बनाते थे, मीन्स हमारे उधर ऐसा कल्चर था स्कूल में, तो मैं हेड था लाइब्रेरी का। तो बहुत सारी बुक्स मेरे मीन्स ट्रेजरी में थी, तो मैं रोज बुक लेके आता था, 5-6 बुक्स, डेली 5-6 बुक्स पढ़ता था। तो वो बुक्स मीन्स ऑटोबायोग्राफी होती थी, जो भी अपने इंसिडेंट महापुरुष हुए हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल बुक्स भी होती थी, हिस्टोरिकल बुक भी होती थी। तो मैंने बहुत पढ़ा, बहुत मीन्स 5-6 घंटा मैं स्कूल टाइम में पढ़ता ही था। और उसके बाद जो न्यूज़पेपर आता है वो भी मैं 2-2 घंटे तक स्कूल टाइम में पढ़ता था। और उसका जो एडिटोरियल पेज होता था वो तो 1 घंटा लग ही जाता था पढ़ने में, वर्ड टू वर्ड। मेरे को मीन्स इंटेलेक्चुअल चीजें में बहुत इंटरेस्ट था, और टू नो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑथर वगैरह, वो कैसे चीजों को मैक्रो लेवल पे देखते हैं वगैरह, वो इतने एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। तो मैं उनके कॉलम पढ़ता था, रस्किन बॉन्ड के कॉलम आते थे उसमें, प्रीतिश नंदी के आते थे, खुशवंत सिंह के आते थे, जो भी ये इंडियन इंडियन ऑथर है, तो मैं उनको पढ़ता था। तो इसने मेरे को हेल्प किया फॉरेंसिक में, क्योंकि मेरी रीडिंग की हैबिट थी ना। जब आप ईमेल रिव्यू करते हो या कुछ भी फिनेंशियल रीड करते हो, तो आप में वो पेशेंस होना चाहिए रीडिंग का। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब आप ईमेल रिव्यू वगैरह करते हो ना, डिजिटल फॉरेंसिक करते हो ना, तो वहां पे क्या होता है कि आपको बहुत सारे ईमेल पढ़ने होते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको क्या होता है, आप थक जाते हो। तो वो पेशेंस होता है ना, तो आप मल्टीपल ईमेल पढ़ते जाते हो, क्योंकि आपकी रीडिंग की हैबिट है। उसके अलावा जो हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था ना, तो वो फॉरेंसिक में क्या होता है, आपको हिस्ट्री निकालनी होती है कंपनी की या फिर कल्प्रिट की, कि उनकी क्या लाइफ साइकिल है, वो कैसे मीन्स लाइफ स्टाइल है उनकी, उनके क्या कनेक्शन हो सकते हैं। और मैं थोड़ा बिहेवियर एनालिसिस में ये भी देखता हूँ कि यार कौन सा पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, उन लोगों का क्या माइंडसेट होता है। तो ये जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ी है वो मेरे को बहुत हेल्प करती है। ओके। श्रेयांश, इवन आपने कल मुझे एक अच्छा इंसाइट बताया था कि आप जाके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करते हो लोगों के।
यस फॉरेंसिक ऑडिट के असाइनमेंट्स में। तो कहीं ना कहीं वो रिसर्च वाला जो आपका स्किल होता है वो काफी हेल्पफुल होता है। या डेफिनेटली। इवन ये इंटरव्यू हो रहा था, इससे पहले मैंने आपका प्रोफाइल रीड किया एंड देन आपसे ओके। सजेशन किया कि यार अगर पर्सनल टच चाहिए होता है ना, क्योंकि फॉरेंसिक में सोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको ट्रू। किसी से कुछ रिवील करवाना है, कुछ कन्फेस कराना है, तो जो पर्सनल टच कंफर्ट आप उसको नहीं दोगे ना, तब तक वो इतना चीजें आपको बताएगा नहीं। तो जब आप ट्रू। उस पूरा रिसर्च कर देते हो और उसके इंटरेस्ट की चीजों की बात करते हो ना, तो फिर वो आराम से सारी चीजें आपको बताने लग जाता है। ट्रू। तो श्रेयांश, कमिंग ऑन योर मेडिटेशन जर्नी, आपने मेडिटेशन को काफी करीब से फॉलो किया है, आपने विपासना मेडिटेशन भी किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को एक बार अपना एक्सपीरियंस बताओ कि विपासना मेडिटेशन का आपका एक्सपीरियंस कैसा हुआ, आपको कैसे विपासना ने हेल्प किया। तो एक्चुअली क्या होता है कि अभी का टाइम आप देख रहे हो, सारे लोग स्मार्टफोन में बिजी हैं, डिजिटल गैजेट्स में बिजी हैं। मीन्स पूरा अपन खो गए हैं डिजिटलाइजेशन में, इंटरनेट के अंदर। तो काफी बार क्या होता है कि जब आप उससे दूर रहते हैं ना, डिजिटल गैजेट से, इंटरनेट से, तो आपको कुछ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है कि लाइफ को कैसे जी सकता है, आपको खुद के बारे में पता चलता है। तो ट्रू। किसी ने मुझे बताया कि अगर आपको ये चीज करना है, यू शुड ट्राई मीन्स विपासना ग्लोबल पगोडा, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में, मोर देन 50+ कंट्री में उनके सेंटर्स हैं। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 10 डेज का कोर्स होता है। आपको अकेले को वहाँ पे रूम दिया जाता है, सुबह 4 बजे वो उठाते हैं, 4 बजे मेडिटेशन स्टार्ट होता है, देन 4 से 7 बजे तक चलता है। देन आपको ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मिलता है और आपकी डेली रूटीन के लिए टाइम मिलता है। उसके बाद अगेन मेडिटेशन, उसके बाद लंच होता है, देन अगेन मेडिटेशन। फिर शाम को डिनर नहीं होता वहाँ पे, स्नैक्स होता है हल्का फुल्का, एंड देन अगेन मेडिटेशन। फिर 10 बजे सो जाते हैं। तो मीन्स पूरे दिन आप मेडिटेशन करते हो, आप किसी से बात नहीं करते हो, न कोई आप मैगजीन पढ़ते हो, या न कोई वेबसाइट यूज करते हो, न मोबाइल यूज करते हो आप। तो वहाँ पे मीन्स यार एक्चुअली क्या है, एक साइंस है यहाँ पे कि आप जब किसी से बात नहीं करते हो ना, आप जो बात करते हो ना वही आपके माइंड में आता है, जो आप देखते हो ना वही आपके माइंड में आता है। आपने बाहर की दुनिया देखनी बंद कर ली, किसी से बात करनी बंद कर ली, तो आपका तीसरा आई होता है ना, थर्ड आई, वो ओपन हो जाता है और या इतने ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं और इतना माइंड साफ हो जाता है ना, बिलीव नहीं करोगे। तो मीन्स आई एम टेलिंग कि यार किसी को भी है, अगर 10 दिन है, ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ। आपको बहुत या ग्रेट एक्सपीरियंस होंगे। और अगर आप कोई क्रिटिकल डिसीजन लाइफ में लेना है ना, उससे पहले विपස්සना करो, वो क्रिटिकल डिसीजन लेने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके। काफी काफी इंसाइटफुल श्रेयांश। श्रेयांश, कमिंग ऑन माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जागृति यात्रा के बारे में। मैंने भी पर्सनली जागृति यात्रा अटेंड किया है और मेरा एक्सपीरियंस भी काफी काफी वंडरफुल रहा था। मैं चाहूंगा कि आप एक बार हमारे ऑडियंस को बताओ कि जागृति यात्रा क्या है और कैसे इस यात्रा ने आपको आपकी पर्सनल लाइफ में हेल्प किया। ओके, सो कमिंग ऑन जागृति यात्रा, एक्चुअली मीन्स जागृति यात्रा में बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं और उसमें सेलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। ट्रू। क्योंकि ट्रू। पूरे इंडिया से 22 एज से लेके 27 एज तक के लोग ट्राई करते हैं। और उसमें एक ही ऑप्शन होता है कि आप दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप में ऐसी क्या बात है जिससे लोग मोटिवेट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो वैसे सारे लोग वहां पे आते हैं। तो आप एक दूसरे से इंस्पायर होते हो, आप एक दूसरे से सीखते हो। पूरे इसमें सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं आते, आउट ऑफ इंडिया के लोग भी आते हैं। या तो जब मैंने यात्रा की थी 2019 में, वहां पे चाइना से भी लोग थे, यूरोप से भी थे, यूके से भी थे, जर्मनी से भी थे। तो मीन्स और इंडिया में भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे। जम्मू कश्मीर से लोग आए थे, साउथ से आए थे, रिमोट एरिया जो मीन्स उड़ीसा है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, मीन्स पूरे इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव एक जगह पे आप मिलते हो। और वो एक ट्रेन होती है, ट्रेन में ही आप उठते हो, ट्रेन में ही नहाते हो, ट्रेन में ही खाना खाते हो। और उन्होंने कुछ 10 जगह डिसाइड की होती है रोल मॉडल विजिट। वहां पे आप विजिट करते हो, वहां का कल्चर आप जानते हो और वहां की खासियत आप जानते हो। तो जैसे मुंबई से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, देन हुबली गए। हुबली में हम म्यूजिक स्कूल थी, वहां पे हम गए थे। तो वो म्यूजिक स्कूल एकदम अलग था। वहां पे क्या था कि यार आप अपना पैशन फॉलो करो। जो बुकिज नॉलेज है उस पे वो फोर्स करते ही नहीं थे, वो वेट देते थे प्रैक्टिकल नॉलेज पे। और वहां पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि यार आपको सितार में मजा नहीं आ रहा है, आप सिंगिंग कर सकते हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो वो चीज
जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में है वो उस चीज की बहुत जरूरत है। और अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इन चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी सही है अभी। मीन्स आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और एक चीज और मैं सबके साथ शेयर करूंगा, जो आपकी मातृभाषा होती है ना, जिसके बारे में आप सोचते हो, अगर उस लैंग्वेज में अगर आपकी स्कूलिंग हो ना, तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाओगे। अभी ठीक है इंग्लिश का बोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल होनी चाहिए वो सब, बट जो आपकी मातृभाषा होती है ना, जिसमें आप सोचते हो, जिसमें आप सपने देखते हो, उस मीडियम में आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको बहुत मीन्स सपोर्ट कर रहा है, एंड पर्सनली आई एम सपोर्टिंग दिस थिंग। तो वहां पे इतने तरीके के लोग आते हैं। और सबसे बेस्ट चीज क्या होती है कि डाइवर्सिफाई लोग होते हैं लोकेलिटी वाइज। उसके बाद प्रोफेशनली भी वो डाइवर्सिफाई होता है। कोई यार इंजीनियर है, कोई एमबीए है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईआईएम है। ऐसे सारे वहां पे आते हैं। तो उन सब लोगों के साथ आपको काम करके एक डिफरेंट माइंडसेट के होते हुए एक पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचना होता है। तो वो वहां पे बहुत अच्छी चीज थी कि यार इतने लोगों के साथ काम करके एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना। और मैं ट्रैवलिंग को लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। और इवन मैंने 2018 में जब मेरा सीए करियर स्टार्ट हुआ था, 2018 में 20 स्टेट्स मैंने एक्सप्लोर किया है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जा रहे हो काम कर रहे हो, काम करने के साथ आप उनका कल्चर जानो, उन लोगों को जानो। तो मैं लोगों से बात करो। हाँ कि यार भले मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, 7 बजे तक का टाइम है, 9 10 बजे तक काम करूंगा, बट सैटरडे संडे को मैं एक्सप्लोर करूंगा कि आसपास क्या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कैसे लोग हैं। तो मेरे को इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला वहां पे। मैं एक स्टेट मेघालय में गया था। तो वहां पे क्या कल्चर है आपको पता है? अपने यहाँ इंडिया में क्या कल्चर है, शादी के बाद है ना, बॉयज के घर पे गर्ल्स आती है। वहां पे कल्चर होता है उल्टा है। गर्ल्स के घर पे बॉय जाता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इंडियन कल्चर के बारे में जानने को मिलता है। और आप जितना एक्सप्लोर करते हो उतनी मैच्योरिटी आपकी वाइड होती है, बढ़ती है, और आपका थिंकिंग लेवल इतना ब्राइट होता है। तो ट्रैवलिंग बहुत सही चीज है लाइफ में। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप कहीं पे चले गए होटल में बैठ गए। आपको फील्ड पे जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। तो वो ट्रैवलिंग काम की है। नहीं तो वहां स्टेशन पे चले गए, होटल में रह रहे हो और कुछ अच्छी चीजें हैं वो एक्सप्लोर कर ली, दैट इज नॉट ट्रैवलिंग इन ट्रू सेंस। अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, देन यू नीड टू नो द कल्चर ऑफ देयर लोकेलिटी, देयर रीजन। तो वो ट्रू सेंस में है जो आपकी ट्रैवलिंग मानी जाएगी। तो जागृति यात्रा में 15 दिन में हमने 10 से ज्यादा स्टेट विजिट किए। इंडिया को जाना, इंडिया का कैसा मीन्स इकोसिस्टम है, कैसा लोग सोचते हैं, क्या मीन्स प्रॉब्लम्स है इंडिया की। ऐसा नहीं हो सकता कि यार अपन सीए बैठे हैं, बन के बैठे हैं, तो आप सिर्फ ऑडिट कर रहे हो, फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हो। आपको सोसाइटी को भी कुछ देना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, कैसा अपना इकोसिस्टम है, कितना कार्बन का अपन मीन्स यूज कर रहे हैं। वो अगर यार अपन एजुकेटेड लोग होके अगर आप अपने को ये चीज पता नहीं होगी, तो मीन्स अपने से एक्सपेक्टेशन है लोगों को। तो जागृति यात्रा में ये सारी चीजें मेरे को जानने मिली। बहुत इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ यात्रा थी। वहां पे अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो, तो एक रांचो का किरदार था जो कि सोनम वांगचुक की लाइफ पे बेस्ड था, भी वहां पे थे। तो ऐसे ग्रेट पीपल होते हैं, तो आपकी थिंकिंग सोचो कहाँ तक पहुंच जाती है, और उनकी लाइफ को करीब से जानने का मौका मिलता है। वो भी ट्रेन में 2 3 दिन साथ में थे हमारे। तो हम फेस मीन्स 1 to 1 उनसे कम्युनिकेशन कर रहे थे। वहां पे चेयर कार्स होती थी, मीन्स एक चेयर कार में ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता था किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। लोगों को आप जानते थे। मेरा सबसे बेस्ट टेक अवे जागृति यात्रा में ये था, आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है। तो जब हॉस्टल में गया तो मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हुआ। बट जागृति यात्रा मीन्स मैंने जब ज्वाइन की ना, और जब मैंने फिनिश की, तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट आ गया कि मैं कहीं पे भी ट्रैवल करूँ ना, पास में कोई भी बैठा है ना, मैं उसको मीन्स अप्रोच कर सकता हूँ, इनिशिएटिव लेकर कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मेरे को अभी वो एजिटेशन है ही नहीं कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि यही सोचते रहेंगे तो वो कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो वो बहुत बड़ा टेक अवे था। तो यही थी जागृति यात्रा। काफ़ी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया श्रेयांश। और मैं चाहूँगा कि जो जितने ऑडियंस हमें देख रहे हैं उनमें से कोई ना कोई जरूर जाके जागृति यात्रा के लिए अप्लाई करे। और इवन श्रेयांश मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो एक जागृति यात्रा की कम्युनिटी है वो काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। और इवन अगर आप यात्रा के बाद भी आप काफ़ी कनेक्टेड रहते हो उन लोगों से, अगर आपको किसी तरीके का भी हेल्प चाहिए होता है तो आप उन्हें ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, उनकी कम्युनिटी से
क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाता है। सो श्रेयांश, मेरे पास जितने क्वेश्चंस थे मैंने आपसे पूछ लिया। एनी लास्ट थॉट्स, कोई भी एडवाइस आप सीए स्टूडेंट्स को या फिर इन जनरल स्टूडेंट्स को देना चाहो अपनी तरफ से? स्टूडेंट्स को डेफिनेटली, एंड मैं सबसे बोलूंगा, भले वो स्टूडेंट हो या नहीं हो, मीन्स फॉलो योर पैशन। एक्चुअली होता है कि यार 24 घंटे में से है ना 10-12 घंटे हम कुछ कर रहे होते हैं, या 8-10 घंटे कुछ कर रहे होते हैं। अगर वो अपना टाइम अपन जो कर रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट का नहीं हो रहा है, अपन उसको एंजॉय नहीं कर रहे, तो मतलब नहीं है, फिर ऐसा लगेगा यार टाइम काटना है। या तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जिसमें आप एंजॉय करो, फॉलो योर पैशन। ऐसा नहीं है कि यार घर वालों ने बोला बिजनेस करना है तो बिजनेस ही करना है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, अगर आपका ट्रेवल एजेंट बनने का भी हो सकता है, चाय बनाने का हो सकता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ट्रू। उस काम को आप कैसे करते हो वो बड़ी चीज होती है। आप उस काम में अपना विजन कहाँ पे देखते हो, कितनी ब्रॉड थिंकिंग है आपकी, वो मैटर करता है। आप छोटे से छोटे काम में अपना फ्यूचर बना सकते हो और बहुत एक्सीलेंसी से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तो मीन्स फॉलो योर पैशन और एंजॉय वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जिसमें आपको मजा आती है वो चीज करो। वो मैं बोलूंगा। और कुछ भी आप कर रहे हो ना, 3 चीजें लाइफ में होनी चाहिए: डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। ये तीनों कॉम्बिनेशन आप मीन्स क्वालिटी आ गई ना, आप कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी टफेस्ट जॉब इस दुनिया में ना कर सकते हो। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डेडिकेशन भी बहुत जरूरी है, और डिटर्मिनेशन कि आपको करना क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी यार आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बोलूंगा, 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा। सीए एग्जाम में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि आप स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, क्या आपको पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका आप कैसे रिवाइज करते हो, कितना रिवीजन करते हो, क्योंकि ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में आप भूल जाते हो। तो जितने मल्टीपल आप रिवीजन करोगे वो इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो 3 घंटे का जो बैटल होता है ना, वो कि 3 घंटे में आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट टफ पेपर देती है, तो वो टफ पेपर सबके लिए है। तो वहां पे इंस्टीट्यूट आपका टेस्ट लेती है कि आप में कितना मैच्योरिटी है, कितना पेशेंस है। या उस पेपर में मैं बोल देता हूँ, अगर उसने अपना 100% दिया है ना, 40 मार्क्स आ ही जाता है वो टफ पेपर में। तो या इंस्टीट्यूट वहां पे उसका टेस्ट करती है। दैट्स इट, बस। That was a wonderful conversation, Shreyans. Thank you so much for coming on the channel once again. Thank you so much. थैंक यू दुमन फॉर गिविंग मी सच नाइस अपॉर्चुनिटी। यार इतने सारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट होऊंगा, इतने लोग देखेंगे, Yeah. तो यार जितना एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, जहाँ मैंने गलती की है उससे अपनी कम्युनिटी सीखे। दिस इज काइंड ऑफ गिव अवे। Thank you. Thank you so much, Shreyans. थैंक यू।